ईसीएस अगर आपका बाउंस हो रहा है, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है, तो आपने ईसीएस मैंडेट पे साइन किए होंगे या नैच लगा होगा आपके अकाउंट में। ईसीएस की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है बाउंस होने में, या 100% तक जुर्माना, मतलब डबल तक जुर्माना हो सकता है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे साथियों। सबसे पहले तो ईसीएस आया क्यों? ईसीएस आने से पहले, क्योंकि अब सारा देश ऑनलाइन हो चुका है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, बैंकिंग भी ऑनलाइन हो चुकी है। 90 के दशक में जब हम 12 महीने के लिए लोन लेते थे तो हमें 12 चेक देने पड़ते थे। एनबीएफसी कंपनी का तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था और नेशनलाइज बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे, और ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, नेट का तो जन्म ही नहीं हुआ था। तो 12 महीने के लिए मान लो हमने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और हमें ओबीसी में हमारा अकाउंट था, तो हमें 12 चेक देने होते थे। वो 12 चेक से अपने 12 बार में पैसे निकाल लेते थे। ईएमआई शब्द नाम उस टाइम इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसको किस्त बोलते थे, इंस्टॉलमेंट बोलते थे। अब क्या हुआ, जब से सारा देश ऑनलाइन हुआ और बैंकिंग ऑनलाइन हो गई, तो आज की डेट में कोई 20 साल के लिए लोन लेगा तो 240 चेक थोड़ी देने पड़ेंगे उसको सिर्फ एक ईसीएस मैंडेट पे साइन करने पड़ेंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं। तो वो ईएमआई पर मंथ की उसकी जितनी वो अलाउ करेगा उतने उसके अकाउंट में से उस तारीख को जो निर्धारित की जाएगी वो कटते रहेंगे अगले 240 महीने तक, यानी कि 20 साल तक। अब ये ऑनलाइन बैंकिंग होने के बाद ईसीएस बाउंस का केस करने लगे। ईसीएस बाउंस का केस होता है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। 2007 में ये सेक्शन 25 आया। किस लिए आया? क्योंकि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो चुका था, चेक से पेमेंट का रिवाज खत्म हो गया था। अब क्या हुआ था कि लोग ईसीएस से पेमेंट करने लगे थे। जब पहले चेक से करते थे, चेक बाउंस हो जाता था तो चेक बाउंस का केस कर सकते थे बैंक या एनबीएफसी कंपनी। चेक बाउंस की धारा कौन सी है? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। 1881 में ब्रिटिश काल में ये धारा बनी थी, क्योंकि उससे भी पहले बैंकिंग का जन्म हो चुका था। 1843 में पहला बैंक हमारे देश में स्थापित हुआ था, ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों ने उसका स्थापना की थी। उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। 1881 में क्योंकि बैंकिंग थी तो स्वाभाविक बात है कि बैंक का काम ही पैसे उधारे देने का है शुरू से ही। आज जब से बैंकिंग स्टार्ट हुई है हमारे देश में, 1843 से पहले हमारे देश में कोई बैंक नहीं था। ब्रिटिश काल ने ही, ब्रिटिशों ने ये रिवाज हमारे देश में चलाया बैंकिंग का। उससे पहले साहूकार होते होंगे भाई, हमारा तो कोई दादा पड़दादा होगा उस टाइम, ये तो 180 साल पीछे जाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी पीढ़ी होगी हमारी जब यहाँ होंगे, तो यहीं कोई अमेरिका में तो आगे बस नहीं रहे हम यहाँ। तो क्या हुआ, तब तो चेक का जन्म हो गया। अब चेक का जन्म हो गया तो चेक बाउंस भी होने लग गया भाई। हमेशा तो हर दिन रहत ना एक समान भाई, सारे दिन एक जैसे तो नहीं रहेंगे। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी आदमी की हेल्थ भी खराब हो जाती है, कभी फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब हो जाती है, आदमी की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, कोई बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है तो। अब फिर चेक बाउंस का केस होने लग गया। चेक बाउंस की धारा बन गई 138। उसके बाद ये 1988 तक, 1881 में बनने के बाद 1988 तक ये जो थी धारा 107 साल तक सिविल की धारा रही। मतलब इसमें दो तरह के हमारे देश में केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी। तो ये दीवानी का मुकदमा कर सकते थे। 1988 में इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया गया, मतलब क्राइम में भी कंसीडर किया जाने लग गया चेक बाउंस को। लेकिन खाली क्रिमिनल में नहीं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। 1988 के बाद, 1988 से पहले 1881 से, यानी 1881 से 1988 तक 107 साल तक तो ये सिविल का मैटर था। चेक बाउंस होना 1988 से आज तक 2022 तक
यानी कि 88, 90, 32, 34 साल हो गए हैं, इसको क्राइम में भी कंसीडर कर दिया गया, यानी कि सिविल भी और क्रिमिनल भी, मतलब मीठा भी, नमकीन भी, गर्म भी, ठंडा भी। अब इसका मतलब क्या है सिविल और क्रिमिनल का? अगर किसी भी आदमी के ऊपर कोई सिविल केस रजिस्टर्ड होता है तो उसमें कभी भी सजा का प्रावधान नहीं है, उसमें कोई सजा नहीं हो सकती, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल मतलब उसको जेल की सजा का प्रावधान नहीं है सिविल के केस में। क्रिमिनल केस में जेल की सजा का प्रावधान है। अब क्योंकि इसको सिविल भी कर दिया गया तो क्रिमिनल भी कर दिया गया। सिविल की अगर पनिशमेंट मिलेगी तो आपको 2 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है जितने का चेक बाउंस हुआ या ईसीएस बाउंस हुआ। अगर क्रिमिनल की सजा मिलेगी तो आपको 3 महीने की, 6 की, 9, 12, 15, 18, 21, 24, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा मिल सकती है, या जज साहब की मर्जी है 2 गुना जुर्माना भी कर दें और 2 साल की सजा भी कर दें। लेकिन डरे घबराए नहीं, 50 लाख से कम के केस में मैंने आज तक कभी किसी को 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी, और वो भी जब डिसीजन आएगा तब की बात है कि सजा होगी कि नहीं होगी, ज्यादातर इसमें जुर्माना ही लगता है। अब आगे ईसीएस पे, भाई जब ईसीएस का जन्म हो गया तो चेक बाउंस की जो धारा थी 138 की, और ये इन्होंने बनाया पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, 2007 में सेक्शन 25 जो है दोनों को इक्वल कर दिया गया, बराबर कर दिया गया, चेक बाउंस की तरह ही है, बस उसको ईसीएस बाउंस बोलते हैं। इसमें मेन बेसिक फर्क क्या है भाई? चेक बाउंस तो ये अदर स्टेट में कर देते हैं, ज्यादातर 1000 किलोमीटर दूर करते हैं आपके घर से, कई बार 2000 किलोमीटर दूर भी कर देते हैं, लेकिन ईसीएस बाउंस 2000 किलोमीटर दूर जाके नहीं कर सकते, क्योंकि ईसीएस तो आपने अपनी ब्रांच का लगाया है। ईसीएस अगर बाउंस भी होगा तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट में ही करेंगे। तो ईसीएस अगर बाउंस हो जाए तो उसमें भी चेक बाउंस की तरह तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। अगर आपके पास कोर्ट का नोटिस, एक बात समझ ले, कोर्ट से अगर समन आ रहा है, कोर्ट से जब नोटिस है उसको समन बोलते हैं, कोर्ट से हमेशा समन आता है। अगर कोर्ट से समन आ रहा है चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का 25 का, उसको कभी इग्नोर ना करें, कभी भी हल्के में ना ले। हर बार बताता हूं, अगर आप उसको हल्के में लेंगे, इग्नोर करेंगे, तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, आपका नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो सकता है, आपको पीओ घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, आपको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप उसको लाइटली नहीं लेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, तो तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत मिल जाती है। चाहे चेक बाउंस का है, आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर है, चाहे 2000 किलोमीटर दूर है, चाहे सीएस बाउंस का आपकी सेम डिस्ट्रिक्ट में है, तुरंत प्रभाव से उसमें बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, इसको जानबूझ के क्रिमिनल में कंसीडर किया गया ताकि लोग साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके जल्द से जल्द भुगतान कर दे। लेकिन आज की डेट में भी लगभग 35 लाख केस पेंडिंग हमारे देश में, चेक बाउंस के ही, और ईसीएस बाउंस भी जोड़ दे उसमें तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो 2 तरह के केस जो नोटिस को कभी भी अवॉइड नहीं करना, एक चेक बाउंस के, और जो सेक्शन 25 है सिमिलर है, दोनों सेम है। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करे। अगर करेंगे तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जिस पे भी रख के आपने मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा ले रखा है, और आपने इनके पास अपनी प्रॉपर्टी को रहन रख रखा है, उसकी ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, कबाड़ी के रेट में उसको सेल कर देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन, फिजिकल पोजेशन, डीएम साहब,
या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 या रिकॉल नोटिस आ रहा है या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस पे डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। साथियों, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है तो सबसे पहले बचाव का तरीका समझ लें, बेसिक प्रिंसिपल समझ लें। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता सरफेसी एक्ट। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह का सिक्योर लोन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लोन लिया है और आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, तो अगर आपके 20% से पैसे कम रह गए इनके देने तो आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता सरफेसी एक्ट। 50% से ज्यादा आपके पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। डीआरटी भी कोर्ट का ही नाम है, वहां से आपको स्टे मिल सकता है, कंडीशनल स्टे 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए, मैक्सिमम 8 महीने के लिए मिलता है। फिर जज साहब चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट आते हैं, टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, पर्सनल मीटिंग करने आते हैं। सर आज भी कोई आए हुए थे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, सूरत से, गुजरात से। अभी थोड़ी देर पहले मेरी टीम से बात हुई, मेरी टीम ने उनके मुझे कागज भी दिखाए हैं, पेपर भी। 4.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 1.5 करोड़ रुपए में नीलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं तो एक नोटिस इशू करें उनके पास, भाई जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, वट एवर जो भी आपने इनके पास मॉर्गेज किया, उतने गज की, उतने स्क्वायर फुट की, उसी सोसाइटी में वैसा ही फ्लैट, उतने ही BHK का 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो इस रेट में बेचने के लिए तैयार है। ना 9 मन तेल होने का, ना राधा नाचने की। भाई राधा तो जब नाचेगी जब 9 मन तेल होगा, कंडीशन ही 9 मन की है। और 9 मन भी सरसों का तेल होना चाहिए, वो इन लंडरों पे है नहीं। इसके अलावा भी आप कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक मैं EMI दे चुका हूं, आगे मैं नहीं दे पाऊंगा, कोई सिक्योर आपका लोन है, तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले, या आपकी EMI रुकी हुई है तो भी लीगल एडवाइस ले, नहीं तो आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेंगे। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।